केमिकल रिएक्शन, अब कोई भी जब चीजें रिएक्ट करेंगी, जहां केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि वहां एक चीज से तो कभी भी रिएक्ट नहीं होगा। रिएक्ट करने के लिए ऑलवेज दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो कोई भी दो चीजें हो सकती हैं। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर भी क्या होगा, व्हेन टू और मोर सबस्टेंसेस, जब दो या उससे ज्यादा सबस्टेंस मिलके टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस, कुछ नया सबस्टेंस बनाते हैं, वहां क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। When two or more substances to form a new substance, this reaction is called chemical reaction. जब दो या उससे ज्यादा substance मिलके कोई नई चीज प्रोड्यूस कर देते हैं, वहां क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो यहां से, when two or more substances to form a new substance, to form a new substance, नया सबस्टेंस फॉर्म करते हैं, वहां क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो चेंजेस हमारे क्या क्या होते हैं, डेली टू डेली लाइफ के अंदर जो सिंपल केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होंगे, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जब जंग लगता है तो वो एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस यानी कि जब आयरन पे क्या होता है, कोरोड होता है, रस्ट होता है, तो वो क्विकली नहीं होता, वो कुछ टाइम लेता है उसके अंदर, और वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। तो लेकिन चेंज है, इट कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड, उसको हम किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड कौन से, ग्रेड 9 के अंदर भी हमने पढ़ा, मैग्नेटिज्म हो गया। जैसे हमें किसी भी अगर कोई फूड है हमारे पास, उसके अंदर अगर मैग्नेटिक यानी कि आयरन की कोई कील पड़ी है, तो मैग्नेट के थ्रू हम उनको बाहर निकाल सकते हैं, दिस प्रोसेस इज मैग्नेटिज्म। और फिल्ट्रेशन, किसी जाली वगैरह के थ्रू हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिज्म, ये सारी जितनी प्रोसेस है वो फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उनको केमिकल चेंजेस को रिवर्स हम नहीं कर सकते। तो यहाँ एक लाइन और लिख लेना, इट कांट बी रिवर्स बाय it can't be reversed by any physical method, any physical method। जब एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो उसको किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम रिवर्स नहीं कर सकते, किसी भी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड कौन सी बताए मैंने, लाइक फिल्ट्रेशन हो गया या फिर मैग्नेटिज्म हो गया। कौन सा, मैग्नेटिज्म। तो इनमें से किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम जो केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, उनको चेंज यानी कि रिवर्स नहीं कर सकते। अब वो जो चेंजेस होती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, फर्स्ट हमारा केमिकल चेंज क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना क्या है, एक केमिकल चेंज है, हम इसको वापस से नहीं ला सकते। हाँ, इसको हम प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं बाय पेंटिंग एंड ऑयलिंग, बट उसको रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। जब हम दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां क्या होगा, रिवर्स नहीं कर सकते। क्या दही का वापस से दूध बना सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट। तो वहां क्या होगा, ये भी रिवर्स नहीं होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज, अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हमारी किसके अंदर आती है, केमिकल चेंजेस के अंदर आती है। केमिकल चेंजेस के अंदर कैसे आती है, क्योंकि जब भी हम रेस्पायर करते हैं, जो ऑक्सीजन हमने गेन कर ली या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज कर दी, हम वापस से उसी को तो नहीं ला सकते, नहीं आ जाएगी, लेकिन वो वाली सेम नहीं आएगी। तो वहां भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद हम क्या नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते उसी फूड को। तो ये हमारे सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जो हमारी डेली टू डेली लाइफ के अंदर होते हैं, अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हीं के ऊपर सारी इक्वेशंस बेस्ड होती हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट? हु टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, दो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हु टेक्स पार्ट in a chemical reaction, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। और प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे? who are produced by any रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। जो पार्टिसिपेट करेंगे वो रिएक्टेंट, जो प्रोड्यूस्ड होंगे वो प्रोडक्ट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया, जैसे मान लिया मैंने बोला यहाँ A प्लस B है, उससे मिलके क्या बन गया? C बन गया। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो वो हमें क्या मिला? C मिला। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे वो हमारे रिएक्टेंट होंगे और जो राइट हैंड साइड प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब आगे कोई भी केमिकल रिएक्शन आती है तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। सो हु टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड हु आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो प्रोड्यूस्ड होंगे वो प्रोडक्ट्स और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स की साइड राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? Chemical equation. Any chemical reaction represented by chemical equation. जितने भी हम केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय द यूजिंग ऑफ सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके अंदर यूज किए हैं उनके सिंबल्स भी यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या बनती है? केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो जो हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं उनके भी हम सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स किस तरीके से? जब भी कोई चीज सॉलिड होगी उसको हम S से, लिक्विड को हम किससे? L से, और गैस जो होती है उनको G से। अगर एक्वस है कोई चीज तो उसको एक क्या से रिप्रेजेंट करें। आधी बात समझ? अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन के ऊपर। आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी गिवन है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इनटू एयर। एयर के प्रेजेंस में जबकि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया। अब ऐसा क्यों बोला एयर की प्रेजेंस में? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग। जो गैस बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो ऑक्सीजन होती है। इसीलिए किसी भी सब्सटेंस को जब बर्न किया जाता है तो उसको बोला जाता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि विदाउट एयर कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन
when magnesium ribbon is burning या burn in presence of air, it formed, क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब देखो हमने रखी तुम्हारे आगे यहाँ स्टेटमेंट, अब देखो यूज पता चलेगा केमिकल इक्वेशन का। हमने यहाँ स्टेटमेंट रखी है कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं कि मैग्नीशियम, और क्या बोला भाई हमने, मैग्नीशियम के बाद बोला हमने इसको बर्न किया है एयर की प्रेजेंस में। अगर तो एयर की जगह मैं रख दूं ऑक्सीजन, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो मैंने लिख दिया एज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की तरह। लेकिन मैंने केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन में क्या बताया कि हम वहां पे यूज करते हैं सिंबल्स का। किसके सिंबल्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबल्स। सिंबल्स कौन से, ये तो स्टेज है, सॉलिड की फॉर्म में है, वो लिक्विड की फॉर्म में है, या फिर एक्वस की फॉर्म में है। फॉर्म जो स्टेट होती है, स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इनसे। लेकिन जो सिंबल्स होते हैं हमारे किसी भी रिएक्शन के, जो एलिमेंट्स के सिंबल आप लोगों ने 9th ग्रेड के अंदर भी पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़े होंगे कि जो सिंबल जैसे हाइड्रोजन का H हो गया या हीलियम का He, बोरोन का B, इस तरीके से जो सिंबल्स होंगे उनका हम यूज करेंगे। जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम कभी भी नहीं लिखते हैं। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया तो हमें क्या मिला, यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल यूज करने हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, symbol of magnesium is Mg. What is the symbol of oxygen? Symbol of oxygen is O2. क्योंकि गैस को हमेशा O2 लिखेंगे, दो मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। तो हमें आफ्टर रिएक्शन क्या मिला, बर्निंग के बाद क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यूजेस। हमने केमिकल रिएक्शन भी रिप्रेजेंट कर दी, इसके अंदर हमने सिंबल्स भी यूज करके दिखा दिए, और ये हमारे रिएक्टेंट बन गए, और जो हमें मिला वो हमारा प्रोडक्ट। इस रिएक्शन से 3 बातें प्रूव होती हैं। फर्स्ट, इट इज ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज 2 or more substances to form a new substance, नया सब्सटेंस फॉर्म किया है। सेकेंड थिंग, केमिकल इक्वेशन के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स से। पहले हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी नॉर्मल, लेकिन यूज करने हैं सिंबल। सिंबल यानी कि Mg किसका, मैग्नीशियम, O2 इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, हमें नया प्रोडक्ट मिला MgO2। सो दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। आगे बात समझ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, हाउ टू बैलेंस। अब उस चीज को बैलेंस कैसे किया जाएगा। बैलेंस का मतलब होता है इक्वल द नंबर ऑफ बोथ साइड, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन बोथ साइड। जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए। जितने भी हमारे किसी भी एलिमेंट के नंबरिंग जितनी रिएक्टेंट में उतनी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने के लिए हमने एक रिएक्शन ले ली जो आपकी बुक में भी गिवन है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। Fe+H2O हमने लिया आयरन के साथ वाटर, हमें मिला आयरन ऑक्साइड Fe2O4+H2। हमें क्या मिला, Fe2Fe3 फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हमें ये मिला। दिस साइड इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ये हमारी क्या बन गई, प्रोडक्ट। ये पता चल गया।
Fe is the symbol of iron, H2 is the formula of water and Fe3O4 is the formula of ferrous oxide. क्योंकि जब भी तुम किसी मेटल को एयर की प्रेजेंस में रखोगे तो वहां उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो ये वाला वो काम हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। मैंने आपको ये सिंपल एक इक्वेशन दी है, रिएक्शन दी है, हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे हीट एंड ड्राइंग मेथड, यानी कि जो सिंपल लॉजिक होता है, बिल्कुल उसके अंदर किसी फॉर्मूले की किसी चीज की नीड नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें करना है कि जितने आयरन के हमारे रिएक्टेंट के अंदर है उतने ही प्रोडक्ट के अंदर भी होने चाहिए। यानी कि जब आयरन यहाँ 1 है तो यहाँ 3 कैसे है, दोनों को क्या करने की नीड है, बैलेंस करने की। तो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। आप सिंपली ये एक रिएक्शन ध्यान से समझ लो, उसके बाद चाहे कितनी भी रिएक्शंस आ जाए आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, हम पहले यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। यहां है नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बाद उसके रिएक्टेंट में कितने हैं, उसके बाद उसके प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आयरन है, तो हमने लिखा आयरन, ठीक है। आयरन के हमें चेक करने हैं रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं। रिएक्टेंट के अंदर आयरन का हमारे पास सिर्फ 1 है, तो 1 है तो रिएक्टेंट के अंदर 1 लिख दो। आयरन के हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर 3 है, 3 है तो 3 लिख दो, लिख दिया। उसके बाद हमें चेक करना है कि नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा है, हमारा है मॉलिक्यूल, कंपाउंड बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स है। हमें पहले देखना है हाइड्रोजन के कितने हैं। हाइड्रोजन के इसके अंदर 2 है और हाइड्रोजन के इसके अंदर भी 2 है। रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, तो बोथ साइड हाइड्रोजन क्या लिख दो, 2 and 2 लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है बट ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। थर्ड एलिमेंट हमने लिखा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। इतनी बात समझ आ गई। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोला, अगर तुम्हें कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है तो उसकी तुम्हें एक टेबल बनानी है, कौन से एलिमेंट उसके अंदर यूज हुए हैं, रिएक्टेंट में उसके कितने और प्रोडक्ट में उसके कितने हैं। हमारा मेन मोटिव है उस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो रिएक्टेंट में इसका 1 था तो 1 लिखा, प्रोडक्ट में उसके 3 है यानी कि अनइक्वल है, हाइड्रोजन के दोनों में 2 है तो इक्वल है, इसको नीड ही नहीं है इक्वल करने की। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4 है, ये भी अनइक्वल है, तो इनको भी बैलेंस करने की जरूरत है। अब किस तरीके से देखो, हमारा जो मेन है पहले वो है आयरन के अंदर रिएक्टेंट के अंदर फर्स्ट 1 है, प्रोडक्ट के अंदर 3 है, तो मैं इस रिएक्टेंट के अंदर 3 बनाने के लिए इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से मल्टीप्लाई भी किस तरीके से करनी है आपको, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर आप यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ऑलवेज जब आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट लगा के उसके बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे की तरफ भी करेंगे तो भी ब्रैकेट लगा के करेंगे, ठीक है। तो 3 को कर दिया। अब आयरन के भी 3 हो गए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत साइड क्या हो गए, 3 हो गए। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन दोनों में 2 है तो इक्वल करने की नीड नहीं है। थर्ड आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है, तो मैं रिएक्टेंट वाले को भी 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 4 से ही मल्टीप्लाई। अब ये देखो, हमें सिर्फ ऑक्सीजन को बनाना है 4, लेकिन जब ये एक कंपाउंड बना हुआ है 2 एलिमेंट से मिलके, तो तुम अकेले ऑक्सीजन को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें कंप्लीट कंपाउंड की ब्रैकेट लगा के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो ऑक्सीजन है
वो तो हमारे 4 हो गए, जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन क्या जो दूसरा एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर यूज हुआ तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ा? ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे वो 4 2 जा कितने बन गए? 8 बन गए। अब हाइड्रोजन में भी हमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हमारे 8 बन गए क्योंकि हमने पूरे कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में तो 8 रह गए, लेकिन प्रोडक्ट में फिर वही 2 रह गए। प्रोडक्ट में 2 रह गए तो प्रोडक्ट वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा ये भी क्या हो गए? 8। तो यहाँ भी कितने से? 4 से मल्टीप्लाई। तो अब हम चेक करते हैं, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम चेक करते हैं, आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 4 2 जा 8, हाइड्रोजन के 4 2 जा 8। तो ये हमारी बन गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो हम ये सिंपल लैंग्वेज, जब आप 2-3 रिएक्शंस इस टेबल के साथ कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर ही चेक करके कि कितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है, कितने प्रोडक्ट में, आप डायरेक्ट निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने एक लॉजिक पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी होती है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट चेंजेस ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो जब हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते, ना रखने की जरूरत है, बैलेंस रखने की जरूरत है, इसीलिए एनर्जी कौन सी? कोई भी एनर्जी हो सकती है। इसीलिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम ना तो एनर्जी को रिएक्टेंट में कम रख सकते हैं ना प्रोडक्ट में ना ज्यादा, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए हमें दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पार्ट की हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि हम जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके टाइप्स क्या क्या है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स।